सो वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर 2024 तक की। तो बच्चे, ऑलरेडी हम कई सारी क्लासेस इस पर कवर कर चुके हैं। ये उन्हीं में एक नई श्रृंखला है, नई वीडियो है। ठीक है, अगर आपने पहले वाली वीडियो मिस कर दी है तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें जाकर देख लें। ये वीडियोस जो हम चला रहे हैं, बना रहे हैं, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो उनके लिए एक तरीका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे 26, 27, 28 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियोस को सिर्फ यूपीएससी के पर्पज वाले ही देखें। चाहे तो पीसीएस वाले भी देख सकते हैं। बाकी और अगर किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको उतना कुछ बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो हम बात करते हैं वो यूपीएससी के लाइन और लेंथ की बात करते हैं। और आपके जो एग्जाम्स होंगे शायद उनमें कहीं ये फिट ना बैठे। इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर बेल बहुत बढ़िया, ये काम करेगा आपके लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपने बताना है। ठीक है, it provided for the establishment of All India Federation based on the union of the British Indian province and princely states। तो ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश करने की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स की। मतलब इसका ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर जो इंडिया का पार्ट है प्लस जो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी। Then next option we have the defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislation। ठीक है, देखो मैं दो तीन बातें क्लियर कर दूं। एक तो ये फेडरल का मतलब होता है कि जहां पर दो गवर्नमेंट रहती हैं, एक तो स्टेट और यूनियन। तो सेंटर और स्टेट, उस सेटअप को हम फेडरल सेटअप बोलते हैं जहां हमें एटलीस्ट दो गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया में देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है, तो यहाँ पर फेडरल सेटअप है। ठीक है, और दोनों की ही इंडिपेंडेंट पावर है, दोनों के ही इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर्स हैं, और काम करने के एरिया भी अलग अलग हैं। कुछ जगह कॉमन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सोर्स ऑफ पावर्स दोनों के एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। ठीक है, चलिए तो इनमें आप आंसर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो बच्चे, लार्जेस्ट एक्ट है अब तक जितने भी सरकार ने एक्ट पास किए हैं उनमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सबसे बड़ा एक्ट है, और दैट वाज द मेजर सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बाकी और देशों से भी हमने चीजें ली हैं, लेकिन मेन जो बॉडी है, मेन जो स्ट्रक्चर है, मेन जो कंटेंट है वो हमारा यहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स हमारे यहीं से है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को उस समय बोल सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी चीज को बोलते हैं। उस पर लिंक मत करना। ठीक है, चलिए क्लास को, हाँ आप चलिए देख लेते हैं एक बार। 1935 ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास किया गया था, तो इसका मतलब इंडिया में इसको पास और फेल का कोई मतलब है नहीं। ठीक, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट जितने भी आए हैं ये सब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुए हैं इंडिया के लिए। 1937 में ये इफेक्ट में आता है। ये पूरी तरीके से बेस्ड था जॉइंट सिलेक्ट कमेटी, जो लॉर्ड लिंथो उस समय लीड कर रहे थे। ठीक है, कुछ की फीचर्स हैं, मैं सारे फीचर्स नहीं बताऊंगा, आप चाहो तो एक्ट जाके पढ़ लेना। आपको मेजोरिटी आपको मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, पूरा एक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो वहां से कवर कर लेना। कुछ मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। द क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ टू लेवल्स, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, एंड बिलो इट प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो बच्चे, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा था बेसिकली।
आप 1935 से पहले वाला सेट पर देखोगे तो फिर आपको सेंटर और स्टेट दोनों में अलग अलग सरकारें देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर लीड कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स में, और सॉरी, और प्रोविंस में, और सेंटर में गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय लीड कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके के सेटअप देखने को ऑलरेडी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, जब ये एक्ट आया था इसने डायरकी को एबॉलिश कर दिया था। डायरकी बेसिकली है क्या, प्रोविंस में, यानी प्रोविंस जब मैं बोलूँ तो उस समय समझ लेना कि आज जो है ना हम स्टेट बोलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उस समय उन्हें प्रोविंस बोला जाता था। ठीक है, तो प्रोविंस में पहले डायरकी चलती थी। डायरकी का मतलब ये हो गया बच्चे, आप यहाँ पे समझो, डायरकी का मतलब ये हो गया कि आपको दो सेटअप्स देखने को मिलेंगे, एक है ना, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ही स्टेट में देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन हाँ, पावर सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। एक को लीड करता था गवर्नर, और एक को लीड करता था सिलेक्टेड, जो भी हमारी इलेक्टेड असेंबली है उसे। ठीक है, तो असेंबली। ठीक, डायरकी में हमने क्या किया था, कुछ डिविजन्स कर रखे थे। ठीक है, काम के लेकर के कुछ काम जो असेंबली में चुने हुए नेता हैं, है ना, वो करेंगे, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के पास रहेगी। दोनों के काम हमने डिवाइड कर दिए थे। तो एक ही स्टेट में दो पैरेलल पावर सेंटर बने हुए थे, एक तो गवर्नर वाला और एक ये असेंबली वाला। इस पूरे सेटअप को बोला जाता था डायरकी। तो प्रोविंस में ये डायरकी तो अबॉलिश कर दी, लेकिन ये सेंटर में स्टेब्लिश कर दी थी। ठीक है, तो प्रोविंस लेवल पर तो ये discarded the diarchy system at the province level and allowed the emergence of popular elected provincial legislation. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे क्या किया गया था, डायरकी में बेसिकली जो काम डिवाइड किए गए थे उन्हें खत्म करके पूरा असेंबली को दे दिया गया था, और गवर्नर को अधीन कर दिया गया था। गवर्नर को बोल दिया गया था कि आप सिर्फ वही करेंगे जो असेंबली बोलेगी। बेसिकली गवर्नर की पावर को यहाँ खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे 1935 पर एक ही पावर सेंटर रहता है स्टेट्स में, वो है असेंबली। ये कुछ इस तरीके से सेटअप किया था। लेकिन यही जो सिस्टम है ये हमने डायरेक्टली प्रोविंस हटाकर सेंटर में स्टेब्लिश कर दी। सेंटर में गवर्नर की जगह आ जाए वाइस रॉय। ठीक है, तो वाइस रॉय क्योंकि पूरे इंडिया को चला रहे थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि मेरी पावर्स असेंबली के पास चली जाए, तो इसलिए वो अपने पास पावर रख रहे थे। उससे पहले सिर्फ वाइस रॉय होते थे, असेंबली नाम मात्र की होती थी, पावर्स उसके पास कुछ नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे असेंबली क्रिएट कर दी गई है और उसमें कुछ काम डिवाइड कर दिए गए थे बिटवीन वाइस रॉय एंड असेंबली। सेंट्रल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से भी मैंने जैसे कहा था कि आपको वायसरॉय पूरे देश को चला रहे थे, और पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी वायसरॉय के ऊपर थी। तो जो की फीचर हुआ करते थे, जैसे आपके डिफेंस हैं, है ना, आईआरस हैं, ये सब चीजें, आपके फाइनेंस हैं, ये सब चीजें गवर्नर ने अपने पास रखी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स व डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल या वायसरॉय, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, और क्या किया गया था 1935 वाले एक्ट में, फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश किए कर दिए गए थे, यानी हर स्टेट्स में हाई कोर्ट जिसे हम बोल रहे हैं। तो फेडरल, अच्छा सॉरी, हाई कोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, हमने फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश किया, यानी जो सेंटर और स्टेट, ध्यान रखना उस समय प्रोविंस समझ लो, तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद होगा तो उसे सुलझाएगा। जो कि आज काम सुप्रीम कोर्ट करता है, सेम काम फेडरल कोर्ट करेगा। ठीक है, तो आगे चल के हम इसे सुप्रीम कोर्ट को पावर दे देते हैं, यही वाली। फ्रेंचाइजी वाइज एक्सपेंड, जो हम वोटिंग राइट्स दे रहे थे, वोटिंग, ध्यान रखना, जो वोटिंग थी पहले 3% लोग ही वोट कर सकते थे पॉपुलेशन के, उसे बढ़ाकर हमने 14% तक कर दिया। ठीक है, वो तो आजादी के बाद हमने इसे 100% पर लेकर आए हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया था, ऑलरेडी मुस्लिम्स के पास अवेलेबल था। सिख को दे दिया गया था। डिप्रेस्ड क्लासेस में, अच्छा ये मांग की गई थी, सॉरी, हाँ, डिप्रेस क्लासेस की मांग की गई थी, लेकिन जिसे माना नहीं गया था, तो ये सिख को मुस्लिम्स को दे दिया गया था। गवर्नर इंजॉय क्रिटिकल इमरजेंसी पावर, हाँ, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द असेंबली, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि गवर्नर को अधीन कर दिया गया था कि आप नॉर्मल कंडीशन में असेंबली की बात ही मानेंगे। ठीक है, उसमें विवाद नहीं क्रिएट करेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी,
इमरजेंसी में गवर्नर के पास आज भी पावर है, उस समय भी दी गई थी। और बच्चे आप ये समझिए कि जैसे वाइसरॉय हैं, है ना, वाइसरॉय के पास इमरजेंसी में पावर्स है, वैसे ही आज हमारे पास प्रेसिडेंट के पास भी इमरजेंसी पावर्स है। सेम सिनेरियो हमने यहाँ पे भी रखा है। ठीक है, तो आंसर हो ही जाएगा ये। कंट्रोल ये डिफेंस और फॉरेन ये किसके पास थे? फेडरल लेजिस्लेचर के पास ना होकर किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास थे, यानी वाइसरॉय के पास थे। जी जी, ठीक। ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंस। ठीक है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन स्टेब्लिश की थी, हाँ ये बात सही है, यहाँ पे हमने बात की थी ऑल इंडिया फेडरेशन स्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो बच्चे देखो बेसिकली क्या है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो मेन इनका जो टारगेट था वो था इनकम जनरेट करना। तो स्टार्टिंग में जब ये आते हैं तो ये ट्रेड के थ्रू इनकम अपनी जनरेट करते हैं। लेटर ऑन ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द रूलिंग क्लासेस, और रूलिंग क्लास के पास पैसा कहाँ से आता है? फ्रॉम द टैक्सेशन। अब टैक्स किस पर लगाओगे? जो भी ट्रेड हो रही है उस पर टैक्स लगाते हैं, साथ साथ हम एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाते हैं। अब एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओगे तो उसको कलेक्ट करने का भी प्रोसेस होगा। यूजुअली पहले जो कलेक्शन प्रोसेस था वो इतना टाइट नहीं हुआ करता था, जिसमें काफी फ्लॉ हुआ करते थे, यानी टैक्स लीकेज की समस्या ज्यादा थी। ब्रिटिशर्स बहुत हद तक फोकस थे कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है और बहुत स्ट्रांगली कलेक्ट करना है ड्यू टू मेंटेन देयर फाइनेंसेस। तो उन्होंने तो कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्शन। उन्हीं में से एग्रीकल्चर टैक्स को लेकर रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। तो पहले लेकर आते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, बच्चे समझिए कि अगर कोई एरिया है, सपोज करो कि कोई एक लैंड है ना, वो उन्होंने एक व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, सपोज करो 1 पर्सन को दे दिया। ठीक है, और इस 1 पर्सन के बस की बात नहीं है इतने बड़े एरिया को मेंटेन करना, तो इसने क्या किया, अपने नीचे कई सारे फार्मर्स जोड़ लिए। ठीक है, उन्हें बोला कि आप मेरी जगह पर खेती करो और बदले में मुझे टैक्स दो, जो भी रेवेन्यू होगा उसे दो। ठीक है, अब 1 पर्सन क्या करता था, इस पूरे लैंड का, इस पूरी जमीन का बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ये ट्रांसफॉर्म करता था टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स को देता था। और ये जो 1 पर्सन है ये कहा जाता था जमींदार, दैट कॉल्ड एज जमींदार। ठीक है, तो जमींदार का काम बेसिकली क्या था कि उसको जो लैंड अलॉट किया गया है वहां से टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, और कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना। ब्रिटिशर्स ने इसको लेकर एक वो लगा रखा था, कैप लगा रखा है। कैप इन द सेंस कि एक तारीख फिक्स कर रखी थी कि इस तारीख तक सभी जमींदार उन्हें रेवेन्यू दे देंगे। इन केस अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनसे वो जमीन छीन ली जाएगी। तो ये पूरी जो जमीन है ये छीनकर किसी और दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी, जो ये कहे कि हाँ मैं आपको टाइमली पेमेंट करता रहूंगा, उसे ये दे दी जाएगी। बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे आज हम लैंड अलॉटमेंट करते हैं, बोली लगती है, तो सेम तरीके का वही प्रोसेस था। जमींदार मालिक नहीं हुआ करते थे, पूरे लैंड का मालिक तो रूलिंग क्लास ही होती है। चाहे अगर हम राजशाही में बात करें तो पूरी जमीन का मालिक कौन होता है? राजा होता है। राजा क्या करता है कि अपनी जमीनें दे देता है, लोगों को दान दे देता है, कि लोगों को मनसब पर दे देता है, यानी रेवेन्यू पर दे देता है। हालांकि पूरी जमीन का मालिक कौन होता है? राजा होता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी पूरी जमीन का मालिक कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। उन्होंने बस अलॉट कर रखा है। अब जमींदार क्योंकि पावरफुल लोग होते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। आगे चल के हालांकि चलो बता ही देता हूँ, आगे चल के जमींदारी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है, कई सारे प्रॉक्सी जमींदार हो जाते हैं, है ना, वो एक अलग सिनेरियो है। अगर तुमने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इग्नोर करो। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि ठीक है, जमींदार अगर फेल हो जाए, अच्छा, और एक डेट फिक्स कर दी गई थी मैंने कहा, और डेट में भी टाइम फिक्स कर दिया गया था कि सनसेट होने से पहले पहले तक पूरा रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पास जमा हो जाना चाहिए। इन केस सनसेट होने के बाद आप रेवेन्यू जमा कर पाते हैं या नहीं करा पाते हैं तो फिर आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी।
तो अंडर द परमानेंट सेट, अच्छा इस तरीके के सेटलमेंट को बोला गया परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया है जिसे बोला गया परमानेंट सेटलमेंट। तो हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश की तरफ आए, है ना, और इस एरिया को इन्होंने देखा, तो यहाँ पे देखा इन्होंने कि यार जमींदारी सिस्टम में कई सारे फ्लॉज आ रहे हैं, तो एक काम करो, लेट्स डायरेक्टली डील विद द पीजेंट्स। तो फार्मर्स के साथ डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया। और उस समय फार्मर्स को बोला जाता था रैयत, या प्रजा को बोला जाता था रैयत बोला जाता था। ठीक है, तो रैयत से डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया। हर किसान को बोला जाने लगा कि तुमको हम इतनी जमीन दे रहे हैं, तुम इस पर खेती करो और बदले में हमको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दो। ठीक है, तो क्यों रैयत से डायरेक्ट डील थी, इसलिए बोला गया रैयत वारी सिस्टम। क्या बोला गया? रैयत वारी सिस्टम। और अगर तुमने मराठा वाली क्लास मेरी कर रखी है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये सिस्टम जो रैयत वारी वाला था, ये बेसिकली डेवलप किया था शिवाजी ने। शिवाजी ने, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, peasant were exempted from the revenue payment in case of bad harvest and natural calamity। देखो, ब्रिटिशर्स यहाँ पर कोई धर्म का कार्य करने नहीं आए थे, ना तो तुम्हारे कोई सगे थे। ठीक है, तो इस तरीके की सोच भी पालना कि वो इतने दयावान होंगे कि हार्वेस्ट खराब है या ड्रॉट एरिया, ड्रॉट सीजन है, तो मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो तुम्हारी खाल उतार लेंगे और तब तुमसे रेवेन्यू वसूल करेंगे। तो एक बार रैयत वारी सिस्टम पे थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। द गवर्नमेंट रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप आउटपुट। तो कोई भी तुम्हारा क्रॉप आउटपुट रहे, चाहे तुम सोना उगा लो, चाहे तुम उसमें मिट्टी उगा लो, दैट इज अप टू यू। हमें हमारा रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, और जो रेवेन्यू है वो पूरा कैश में चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द periods of bad crops, low and low prices, the peasant were forced to borrow money। तो बेसिकली बात यही है कि मैंने तुमसे एक ही बात बोल दी है कि ब्रिटिशर्स तुम्हारे सगे नहीं है, तो उनसे रहम की उम्मीद मत करना। ठीक है, इन केस अगर आप पे नहीं कर पाते हो, तो वो आपको फोर्स करेंगे और आपको मजबूरन किसी लाला के पास अपनी माँ के कंगन गिरवी रखने पड़ेंगे, फिर बिरजू आकर उनको छुड़ाएगा। तो दैट वाज आल्सो गोइंग ऑन। ठीक है, और इन केस अगर आपने किसी से, लाला से पैसे उधार ले लिए हैं, तो फिर आप एक मान के चलिए कि आपकी आज़ादी खत्म और आप लाला के गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्याज पे स्याज, स्याज पे ब्याज, ब्याज पे सूद, सूद पे ब्याज, सब कुछ लगाता चलेगा। और आप पूरी जिंदगी, आप आपकी जनरेशन पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करते रहेंगे, और फिर भी वो कर्जा माफ, मतलब उसका नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, सो वंस द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स वर रेयरली एबल टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द डेट, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? घर बार, बीवी बच्चे सब गिरवी रखने पड़ेंगे। हाँ, बीवी बच्चे भी गिरवी रखे जा गए थे उस समय। तो मजाक से हटकर ये बात रियल है कि आपको अपनी बीवी भी बेचनी पड़ेगी, आपको बच्चे भी बेचने पड़ेंगे, और खुद को भी बेचना पड़ेगा। तो दैट ऑल वाज गोइंग ऑन। जमींदारी सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम में अगर हम बात करेंगे, तो ठीक है, तो मैंने सनसेट लॉ ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सनसेट लॉ क्या था? ठीक है, स्पेसिफिक डेट से पहले आपके पास वो पैसा आ जाना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी जमीन किसी और को ऑक्शन की जाएगी। तो आंसर बहुत सिंपल है इसका। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत ही है भाई, इनसे उम्मीद मत करना, कहीं पर भी ऐसा कुछ आ जाए तो उम्मीद मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंड्रिया, ए एच लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स वर्गेस एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद। अब नाम बड़े यूनिक यूनिक से हैं। आई थिंक अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो कहीं ना कोई नाम आपके पकड़ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो एटलीस्ट अलेक्जेंड्रिया तो ये थोड़ा बहुत पकड़ में आया ही होगा, क्योंकि कई बार विपिन चंद्रा में भी इसका जिक्र है और कई सारी किताबों में भी जिक्र है। अगर पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम्हारे लिए तो मजे ही मजे हैं, कोई लोड लेना ही नहीं है ना। चलिए देख लेते हैं। 1858 से लेकर 1924 तक, दैट वाज ही वाज द आर्कियोलॉजिस्ट who worked in the South British India and known for up unearthing the sarcophagus from the hillocks of Pallavaram in Tamil Nadu। तो
स्कैरोफेगस इन्होंने रिकवर किया था फ्रॉम द पल्लवरम, तमिलनाडु। 1882 में ये इंडिया में आए थे टू असिस्ट द बर्गीज, ठीक है, बिकम द असिस्टेंट ऑफ बर्गीज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, एएसआई हालांकि हमने पहले स्टेब्लिश कर रखी थी, ठीक है। ही वेंट टू बिकम द सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। रॉबर्ट हेनरी लॉन्गहर्ट्स, ये भी देखो सिंपल सी बात है, इनमें से अगर चार में से एक नाम भी अगर तुमको पता चल गया तो बड़ी आसानी से आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर चारों में से चारों ही नाम याद नहीं है तो फिर पता नहीं है, तो फिर उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ, ठीक है। अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्ट्स, ये भी एक आर्कोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, ठीक है। इंडिया और सिलोन, सिलोन यानी श्रीलंका, ठीक है, इसमें इन्होंने काम किया था। ही डिगिंग द नागर नागर नागार्जुन कोंडा, ठीक है, तो नागार्जुन कोंडा के लिए ये जाने जाते हैं। रॉबर्ट सीवेल, ये सिविल सर्वेंट थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, कॉलोनियल इंडिया में, ठीक है। इन्होंने भी आर्कोलॉजिकल वर्क किया था, अमरावती स्टूपा इन्होंने रिकवर किया था, तो बेसिकली याद रख लेना। और इससे पहले इस साइट को, द साइट हैड प्रीवियसली बीन सर्वेड बाय कॉलिन मार्कजिन, वॉल्टर एलोट, जेम्स वर्गीज was the founder of Indian antiquary in 1872 and an important archaeologist of British India in 19th century from the, ठीक है, become the director general। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट और आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से ये जुड़े हुए लोग हैं, तो नाम बेसिकली याद रख लेना। आर्कोलॉजी से कौन कौन, अलेक्जेंड्रिया, ए एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स वर्गीज, वॉल्टर एलिक, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट फर्स्ट को कंसीडर करिए। 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे। 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस बार सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज इन 1905 द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे। तो असर्शन रीजनिंग आप समझ लो कि 7th अगस्त को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, रीजन ये देता है। अब आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या रीजन सही है या गलत, या रीजन अपने आप में सही है लेकिन लिंक नहीं है, वो भी है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ ये बात सही है कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था और 7 अगस्त को ही हमने इसको शुरू किया था, ये बात फैक्चुअली ठीक है। और 7 अगस्त को ही हम नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे से लिंक हैं और दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, है ना। चलो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लो। रिसेंटली, अभी रिसेंटली नहीं, हालांकि पुरानी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड द 7th अगस्त एज द नेशनल हैंडलूम डे, क्योंकि 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो वही सीन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। देखो कुछ क्वेश्चंस बहुत हल्के होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भारी होते हैं जहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डच एस्टेब्लिशमेंट established their factories, warehouses on the east coast on the land granted by the Gajapati ruler. Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. English East India Company established factory at Madras on the plot of the land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. देखो इसमें से मैं दो तीन चीजें बता ही चुका हूँ तुमको, है ना। एक तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जब मैंने बताया था, तो कर्नाटक वॉर हम कवर कर चुके हैं, तो उसमें अल्फांसो डच इन्वेजन हम जब इंडिया में देखा तब हमने देखा था कि 1510 में आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और ही वाज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ द डच, है ना। हालांकि जस्ट 1500 में ही आ गए थे इंडिया में, लेकिन बहुत जो पावरफुल कह सकते हो कि एक व्यक्ति चुना जाए इनके पूरे कुनबे में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी वाला, जिसका इम्पैक्ट रहा इंडिया में इनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहेगा।
ठीक है। तो कुछ इवेंट्स हैं टाइमलाइंस में, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। द एंड ऑफ गजपति डायनेस्टी 1542 में हो गया था इनका एंड, है ना। और अच्छा, 1542 में जब इनका एंड हो गया तो तुमको शायद सी बात है कि, है ना, हाँ, द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी of the Netherlands formed in March 1605 by the charter of Dutch Parliament and founded their first factory in the Masulipatam in Andhra Pradesh। ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि डच पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई जो एक कंपनी थी, दैट इज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसने अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 में लगाई थी, और गजपति का शासन 1542 में हो गया था खत्म। तो जाहिर सी बात है परमिशन का कोई सीन बनता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, गजपति वाला कोई सीन नहीं बनता है ईस्ट पर। हाँ, उस समय डच वेस्ट पर लगे हुए थे, वेस्टर्न कोस्ट पे बिल्कुल स्टेब्लिश हो चुके थे, ईस्ट में नहीं, ध्यान रखना। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर, फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर्स और दक्षिणी पोर्चुगीज पावर। ठीक है। ये गोवा को हाँ कब्जे में लेता है, गोवा पर शासन शुरू करता है। और ये देखोगे पोर्चुगीज के टाइम पे जो गोवा है, सॉरी एक कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। ठीक। देखो डच बाद में आते हैं, पोर्चुगीज पहले आते हैं, और जब तक डच आते हैं तब तक गजपति का शासन खत्म हो जाता है। पोर्चुगीज उस समय थे। ठीक है। तो बीजापुर से हाँ बिल्कुल ये लेते हैं, और कैप्चर भातकाल फ्रॉम द कृष्णदेव राय ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में बात ठीक है भैया, इन्होंने विजयनगर बीजापुर सल्तनत से गोवा को कैप्चर किया था। अच्छा, ये जो गोवा है, इनका थोड़ा सा इलाका एरिया मतलब इरादा ये भी था कि कुछ पुणे वाला एरिया भी कुछ कब्जे में लिया है, कुछ महाराष्ट्र में भी कुछ पैर फैलाए जाएं, वो भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अल्फांसो डी अल्बुकर बहुत लंबे समय तक इंडिया में नहीं रह पाया। अगर ये रहता तो हाँ जाहिर सी बात है कि जैसे फ्रेंच एक कंटेंटर हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग कंटेंटर इंडिया पर रूल करने के लिए, ब्रिटिशर्स ने तो किया ही है खैर, उस तरीके से पोर्चुगीज भी एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हो जाते अगर इस जैसे दो तीन जनरल इनको मिल जाते पोर्चुगीज को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश वालों के साथ अच्छा ये रहा कि उनको जनरल अच्छे मिले। उनको सब जनरल जहां तक भी देखोगे वो एक ही आइडियोलॉजी पर चलने वाले मिले। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश करती है अपनी फैक्ट्री मद्रास में 1639 में ऑन द लैंड लीज बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर कॉल्ड नायकाज। ठीक है। नायकाज तो आपको ये देखने को मिलेगा, तो हाँ विजयनगर एम्पायर से ये देखने को मिलता है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही ठीक है ऑप्शन। तो सेकंड और थर्ड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ये किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है। ये किस लिए जाने जाते हैं? देखो बच्चे, नाम शायद सुने हो, नाम हो सकता है ना सुने हो, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, सुने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक कर लोगे आप। ठीक है। ये वो लोग हैं जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाला खत्म हो चुका था, और ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही विद्रोह इंडियन आर्मी ने शुरू कर दिया था, जिसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की, है ना। और जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर काम कर रहे जो इंडियंस थे उनको कहा कि आप अपने देश के लिए लड़िए, किसी और के लिए मत लड़िए। इन द रिजल्ट हमारे जो भाई हैं, हमारे जो इंडियंस थे जो ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे, आर्मी में काम कर रहे थे, उन विद्रोह करते हैं। इसके रिजल्ट में ब्रिटिश क्या करते हैं कि उन इंडियंस को पकड़ते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे हम आईएनए ट्रायल बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल भी बोला जाता है। तो इसमें दोनों ही लोग शामिल थे, जो सुभाष चंद्र बोस वाली जो सेना आ रही थी उसको भी पकड़ लिया गया था, और हमारे यहाँ से जिन लोगों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश आर्मी के अंदर रहते हुए, उनको भी पकड़ के लाल किले पर हैंग किया गया था। तो इसको आईएनए ट्रायल फिर, और ऐसा नहीं था सिर्फ ये सिर्फ आर्मी में हो रहा था, नेवी में भी यही चीज हुई थी, तो नेवी ट्रायल भी बोला जाता है, वो भी हुआ था। तो आप समझ लो फिर यहाँ पे रेड फोर्ट ट्रायल, दिल्ली में जाकर उनको ट्रायल किया गया और पब्लिकली हैंग किया गया था। तो 1945 से लेकर 46 का ये पूरा मामला रहता है, नवंबर टू मई
आईएनए ऑफिसर को कोर्ट मार्शल किया जाता है, रेड कोर्ट में लाया जाता है, ठीक है। और इनमें से 10 कोर्ट मार्शल्स जिनको किया गया था उनको पब्लिकली हैंग कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि अगर आप हमसे गद्दारी करते हैं तो सभी फौजियों का यही हश्र होने वाला है। बाय होल्डिंग ओपन ट्रायल, रेड फोर्ट, क्लाउड ऑचनलैक, द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, होप्ड टू सबवे ओपिनियन अगेंस्ट द इंडिया। सोचा था कि हम डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन इससे होता नहीं है। 1946 में जब ये चीज होती है उसके बाद से ब्रिटिशर्स के खिलाफ गजब वाला विद्रोह शुरू हो जाता है। और विद्रोह ऐसा कि साहब ब्रिटिशर्स अब आंखें फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे किसी को भी, ठीक है। मेजर जनरल शहनवाज, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लोन were the three senior most officers and trusted colleague of Netaji, ठीक है। After the considerable demonstration and unrest in the India, they were forced to release after the British court martialed them at the Red Fort and sentenced them to death. Congress leader and the first Prime Minister Jawaharlal Nehru also got on board the INA officer, the legal defense team, along with the party colleagues uh, भोला भाई भोला भाई देसाई एंड बैरिस्टर तेज बहादुर सापटू, ठीक है। ऐसा नहीं था देखो बच्चे कि सिर्फ जब ये ट्रायल चल रहा था तो सिर्फ यही लोग अपनी बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि पूरे इंडिया में ऐसा माहौल था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरा माहौल हो चुका था। जितनी भी पार्टीज थी वो अगेंस्ट थी, कुछ पार्टीज गद्दार थी जो इस मामले में ब्रिटिशर्स को साथ दे रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको डिफेंड करने के लिए जो हमारे लोग थे इनको डिफेंड करने के लिए बाकायदा जो ट्रायल चल रहा था उसमें अपना तर्क रखा ताकि ब्रिटिशर्स के चंगुल से इन्हें छुड़ाया जा सके। तो इसमें खुद जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल होते हैं ट्रायल में, ठीक है। तो हाँ हाँ आप बोल सकते हो ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के बारे में कवर करेंगे। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।